बच्चों को सलाम, नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं आज की आपकी वर्कशीट नंबर है हमारी 49। विषय आपका हिंदी है और पाठ यानी कि पुनरावृत्ति हमें करनी है बाल गोविंद भगत, और जिसको लिखा है राम वृक्ष वेनीपुरी ने, और हमारी तारीख है 29/10/2020। तो सबसे पहले इस पाठ की जो खास बात है बाल गोविंद भगत, ये एक तरह का रेखा चित्र है। अब आप सोचेंगे रेखा चित्र क्या होता है। हाँ, तो दो शब्दों से ये मिलकर बना है जिसे हम रेखा या चित्र, रेखा चित्र हम कहते हैं, इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। आइए पहले इसकी एक परिभाषा जान लेते हैं ताकि आपको आसानी हो कि रेखा चित्र होता क्या है। तो हम पढ़ें कि रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि ट्रांसलेशन है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र हम दिखाते हैं या प्रस्तुत करते हैं, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी उसके करैक्टर को उसके पूरे रूप में पाठकों यानी पढ़ने वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जिनको लेकर हम रेखा चित्र लिखते हैं, लिखने वाला किसी न किसी रूप में या तो उनसे प्रभावित होता है या वो उनके बहुत ही घनिष्ठ या समीप यानी उनसे बहुत अच्छा संबंध उनका होता है, क्योंकि तभी आप किसी व्यक्ति का रेखा चित्र खींच पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे। और रेखा चित्र में कम शब्दों में बेहतर और अच्छा वर्णन उस व्यक्ति या चरित्र का किया जाता है। और उसकी खास बात यह है कि जब वो लिखता है रेखा चित्र किसी व्यक्ति को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपकी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि दृश्य चल रहे हैं। तो हमें जो आज का पाठ पढ़ना है बच्चों, वो है आपका बाल गोविंद भगत। तो राम वृक्ष बेनीपुरी किसी न किसी रूप में बाल गोविंद भगत यानी एक व्यक्ति है जो गांव के व्यक्ति हैं, और किसी न किसी रूप में उन्होंने उन्हें देखा और उनसे प्रभावित हुए, तभी बाल गोविंद भगत का राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र खींचा है शब्दों के माध्यम से। और शब्द ऐसे हैं जैसे आंखों के सामने दृश्य चल रहे हों। यही रेखा चित्र की खासियत होती है, विशेषता होती है। तो छोटा सा शॉर्टकट में हम जान लेते हैं इस पाठ के बारे में कि बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति है जो कबीरपंथी हैं, यानी कबीर के भजन गाते हैं, कबीर की शिक्षाओं पे चलते हैं, कबीर की मार्गदर्शन पर चलते हैं। जो कबीर ने अपना जिस तरह का जीवन बिताया, उसी तरह का जीवन बाल गोविंद भगत भी बिताते हैं। बाल गोविंद भगत सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद वो गृहस्थ आश्रम को भी पूरी तरह मानते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। यानी कि ये उन साधु सन्यासियों की तरह नहीं है जो घर बार छोड़ के अपने कर्म को छोड़कर एकांत में बैठ जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत उनसे बिल्कुल अलग हैं, यानी संसार में रहकर भी संसार के नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो भी जिम्मेदारी है उसको वो पूरी तरीके से निभाते हैं, क्योंकि परिवार में उनका एक बेटा है और बेटे की उनकी पतोहू यानी उनकी बहू है। खेत में जाते हैं, काम करते हैं, उसमें से जो भी मिलता है उसका कुछ हिस्सा वो मंदिर यानी कबीर के चरणों में चढ़ा देते हैं, या कह लीजिए ईश्वर के चरणों में चढ़ा देते हैं। उसमें से जो थोड़ा बहुत बचता है उससे अपने घर चलाते हैं। और इसके बावजूद वो सुंदर गीत गाते हैं, यानी कबीर के भजनों को वो गाते हैं, और इस तरीके से गाते हैं कि खेत में सभी लोग उनका गाना सुनकर झूम उठते हैं। नियम कायदे के पक्के हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से झगड़ते नहीं हैं, किसी से बदतमीजी नहीं करते, हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो चरित्र है वो एकदम साधु सन्यासी और निष्पक्ष है, और ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। आज हमें इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तरों का अभ्यास करना है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। मुख्य चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको कि क्षितिज भाग 2 गद्य खंड
का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। सजीव मानी जो जिंदा नजर आए, आपके पढ़ते हुए आपको लगे आंखों के सामने दृश्य चल रहा है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबरों और पाखंड पर प्रहार करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है बाल गोविंद भगत का, जो तमाम मान्यताओं को नहीं मानते। उनकी बेटे के मरने के बाद वो उसके भाई को बुलाकर उसको कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना, और दूसरी मान्यता को वो तोड़ते हैं कि जब उनका बेटा मर जाता है यानी उसका देहांत हो जाता है, तो वो अपने बेटी की बहू से ही उसका अंतिम संस्कार यानी अग्नि दिलवाते हैं, जो कि हमारे समाज में इसे गलत माना जाता है या औरत को उतना अधिकार नहीं है। तो बाल गोविंद भगत उन सामाजिक रूढ़ियों यानी जो गलत रूढ़ियाँ हैं उनके विरोधी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि वो कबीरपंथी हैं। तो ऐसा चरित्र बाल गोविंद भगत का है। तो आइए बढ़ते हैं हम प्रश्नों के अभ्यास की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। इस स्क्रीन पर हमारा उत्तर है, तो इसको हम देख लेते हैं कि रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। उत्तर हमारा है, इस विधा की सर्व प्रमुख विशेषता उसकी चित्रात्मकता होती है। इसमें शब्दों को चुन चुनकर इस प्रकार रखा जाता है जिससे विषय का फोटो ही पाठक के सामने उपस्थित हो जाता है। ये हमारे साहित्य की एक विधा है। अंग्रेजी में इसे थंबनेल स्केच भी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि रेखा चित्र का मतलब जब हम साहित्य में व्यक्ति का चरित्र खींचते हैं तो इस तरीके से उसको शब्दों के माध्यम से लिखा जाता है कि पढ़ने वाला को ऐसा लगता है जैसे कि सामने सजीव यानी दृश्य चल रहा है, उसके सामने जैसे उस कहानी की, उस व्यक्ति के बारे में फिल्म चल रही है, क्योंकि वो बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखा जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर हमारा है कि बाल गोविंद भगत भले ही साधु की तरह थे, आदतें भले ही साधु संतों की तरह थी, लेकिन वह गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उनका घर परिवार भी था, उनका एक पुत्र और पुत्रवधू थी, इसलिए लेखक ने भगत को सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी कहा, क्योंकि सन्यासी वो नहीं होता है असली जो अपना घर बार छोड़ के अपने कर्म को छोड़कर कहीं चला जाता है। तो बाल गोविंद भगत सन्यासी हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम का भी पूरी तरीके से पालन करते हैं। उनके बच्चे हैं, बच्चे की बहू है, सारी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, पढ़ लेते हैं हम कि आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। उत्तर हमारा है कि हमारे विचार से सच्चे सन्यासी में बाल गोविंद भगत जैसे गुण होने चाहिए। एक सच्चा सन्यासी अपने कार्य और कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। उसको घर, समाज, देश, ईश्वर आदि के प्रति ईमानदार होना चाहिए। वो कर्मवान होना चाहिए, न कि कर्महीन, यानी कि सामाजिक रूढ़ियों को ना मानने वाला होना चाहिए। वो उन चीज़ों को मानने वाला होना चाहिए जो समाज में नैतिकता लाता है, जो समाज की सेवा करता है, जो उन बंधनों को तोड़ता है जो समाज को खोखला करते हैं। तो ये पाठ हमारे सामने उदाहरण है। तो सच्चा सन्यासी ईमानदार, सच्चा होना चाहिए, जो सच का संदेश दे। तो बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसको हम कर लेते हैं कि किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। तो उत्तर हमारा है, पहला है, जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई
तब उन्होंने सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय सैया के यानी कि ल्हास के समक्ष गीत गाकर भाव प्रकट किए। आत्मा परमात्मा से मिल गई, यह आनंद का समय है, दुख का नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा है, बेटे के क्रियाक्रम के में उन्होंने रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू यानी बेटे की बहू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। तीसरा पॉइंट हमारा है, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। चौथा पॉइंट है कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं पाठ के माध्यम से, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप पढ़िए तो आपको और भी पॉइंट मिल जाएंगे। सुविधा के लिए मैंने ये दे दिए हैं कुछ पॉइंट। तो बढ़ते हैं हम चौथे पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवां और अंतिम प्रश्न जो है आपका कि अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ इसका उत्तर नहीं लिखा है, इसका उत्तर मैं आपको बोलकर ही बताऊंगा। ये मैं अपना अनुभव लिख रहा हूँ संस्मरण के आधार पर, आप अपना अनुभव लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो संस्मरण मैं अपने परिवार के ही व्यक्ति का सुनाता हूँ। मेरे पिताजी एक सीधे साधे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से गुजारा। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हमेशा लोगों की मदद के लिए भी वो आगे रहे। बच्चों को पढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जीवन में कोई लालच, मोह माया उन्होंने नहीं रखी। हमने जब भी कोई ज़रूरत हमारी होती तो पिताजी हमारे किसी भी तरीके से हमारी ज़रूरतें वो पूरी करते। हमेशा एक ही रंग का कपड़ा पहना, कुर्ता पजामा यानी कि सफ़ेद। कभी हमने उनके तन पर रंगीन कपड़ा भी नहीं पहना। जैसे उनको किसी मोह माया, रंगीनियत चीज़ों से नहीं थी। मेरे पिताजी हमेशा गज़लों को गाया करते थे, भजनों को गाया करते थे, गुनगुनाते थे। पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन जीवन इतना सीधा, सरल और सादा था जिसको आप कहेंगे कि ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये एक संक्षिप्त रूप में मैंने बताया है। तो आप भी अपनी अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिएगा। यह आपका अपना अनुभव होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना अनुभव लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। और बाल गोविंद जैसा भगत का जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करूँगा आप सच्चे बने, सच की राह पर चलें, लोगों की मदद करें और जीवन को ईमानदारी से बिताने का प्रयास करें। और एक ख़ास बात, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और उचित दूरी का ध्यान भी रखें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।